नेटो को लग रहा था कि यूक्रेन की आड़ में पुतिन के रूस को बुरी तरह से हरा देंगे, लेकिन पुतिन ने 21 नवंबर के बाद से ऐसे हमले यूक्रेन पर किए हैं कि नेटो चारों खाने चित्त होने लगा। और अब पता चला है कि नेटो देश जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड की सेना से सीधी टक्कर रूसी सेना की शुरू हो चुकी है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से नेटो को जंग के मैदान में गहरे घाव मिलना शुरू हो गए हैं। पुतिन ने चीर डाला नाटो युद्ध शुरू। पुतिन की रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को कम से कम 180 मोर्चों पर चीर डाला है। हालात बेहद गंभीर और खतरनाक हो चुके हैं। इन 3 तस्वीरों में रूस यूक्रेन जंग के उस दौर की झलक और संकेत मिलने लगे हैं जिसे वॉर एक्सपर्ट तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु जंग से जोड़कर देख रहे हैं। पिछले 36 घंटे में यूक्रेन जंग की आड़ में नाटो ने जबरदस्त खेला शुरू कर दिया है। जो खबरें और प्लान वॉर रूम से लीक होकर पहुंच रहे हैं उसके मुताबिक नाटो ने रूस से सटे पोलैंड में भारी हथियार और लाखों सैनिकों को अक्टूबर 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक पहुंचा दिया है। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि अब यूक्रेन की हार बेहद जरूरी है और नाटो से रूस की सीधी जंग भी बेहद जरूरी हो चुकी है। इसके पीछे के क्या समीकरण और खबरें हैं, अब आप एक एक करके सभी पर नजर डालिए। पुतिन ने 20 जनवरी 2025 से पहले पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने का प्लान बना लिया। इसीलिए पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी रूसी सेना ने एक साथ यूक्रेनी सेना पर हमले कर दिए हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि ट्रंप और पुतिन के याराना के चक्कर में नाटो के देश बुरी तरह से फंस गए हैं। अब अमेरिका के बिना जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड ने ऐसा जंगी चक्रव्यूह रचा है जहां नाटो देशों पर रूसी सेना के हमले शुरू हो गए हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए। रूस के खिलाफ नाटो सैनिकों की जबरदस्त तैयारी पोलैंड और बाल्टिक देशों में शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नाटो देशों की पैदल सेना से लेकर भारी हथियार रूस से सटे नाटो देशों में पहुंच चुके हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि नाटो के लाखों सैनिक, हजारों मिसाइलें, सैकड़ों टैंक और तोप रूसी सेना पर हमला करने के लिए तैयार हैं। जबकि दूसरे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जोरदार युद्ध के बीच नाटो देशों के टॉप कमांडर और नेता एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में नाटो ये अनुमान लगाने की कोशिश में जुटा है कि अगर रूस पर सीधा बड़ा हमला किया जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर मिसाइलें, टैंक, तोप, युद्धक विमान बनाए जा रहे हैं। नाटो रूस से मुकाबला करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है जिसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। जबकि तीसरे वीडियो में दिखाया गया है कि रूस और नाटो देशों की सेनाएं तेजी से मोर्चाबंदी करने में जुटी हैं। रूस से सटे बॉर्डर पर नाटो के टैंक, तोप और भारी हथियार तेजी से पहुंच रहे हैं। रूस से सटे कम से कम 4 नाटो देशों का मानना है कि रूस किसी वक्त उन पर हमला कर सकता है। Today, ministers discuss Russia's increasingly aggressive posture, as well as its escalating campaign of hostile actions in NATO countries. We have seen a steep increase of these attacks, and we must hold the perpetrators to account. Both Russia and China have tried to destabilize our countries and divide our societies. तीसरे विश्व युद्ध का पहला मोर्चा पोलैंड।
अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पोलैंड से लेकर जर्मनी तक रूसी हमले शुरू हो चुके हैं। जर्मनी पर हमला। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी युद्धपोत ने जर्मन सैन्य हेलीकॉप्टर पर गोला बारूद से हमला किया है। कुछ दावे किए जा रहे हैं कि जर्मनी के हेलीकॉप्टर पर उस वक्त गोला बारूद से हमला किया गया जब वो रूसी युद्धपोत के नजदीक पहुंच गया था। खबरों में यह भी दावा किया गया है कि रूसी युद्धपोत से जर्मनी लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर सिग्नल गोला बारूद से हमला हुआ है। जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए ने सूत्रों के हवाले से कहा कि रूसी जहाज से चालक दल ने बाल्टिक सागर के ऊपर जर्मन विमान की ओर गोला बारूद दागा है। इस रूसी हमले के बाद से जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान के अपने बंकरों को फिर से बेहतर बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पोलैंड रूस को सीधी चुनौती दे रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। वहीं बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी रूस के हमलों से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दावों के मुताबिक पोलैंड में 1,20,000 नाटो सैनिक जमा हो चुके हैं। फ्रांस की स्पेशल फोर्स के लगभग 6,000 स्पेशल कमांडो पोलैंड में मौजूद हैं। इधर रूस ने बेलारूस में अपनी इस्कंदर मिसाइल 5 महीने पहले ही तैनात कर दी थी। खबर ये भी है कि अगर पोलैंड की तरफ से रूस पर हमला होगा तो बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर, और रूस और बेलारूस की सेना मिलकर बड़ा हमला कर देंगी। नाटो की इस चाल पर ट्रंप की मुहर नहीं लगी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। खिलाड़ी निकले पुतिन, अनाड़ी है नाटो। राष्ट्रपति पुतिन अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रंप नाटो को जरा भी पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि पुतिन के इशारे पर ट्रंप यूक्रेन को जंग हरवाना चाहते हैं ताकि युद्ध रुक जाए। हम आपको 2019 में नाटो पर दिए गए ट्रंप का वो बयान दिखाते हैं जो नाटो के लिए 2024 में नासूर बनने जा रहा है। अमेरिका के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने 2019 में द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ट्रंप ने बार बार नाटो की आलोचना की थी और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने कहा था कि वो नाटो से अमेरिका को हटवा देंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप नाटो से अमेरिका को बाहर निकलवाएंगे। इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन ट्रंप नाटो को अमेरिका पर एक बहुत बड़ा बोझ और बेकार का गठबंधन मानते हैं। फरवरी 2024 में ट्रंप ने नाटो पर कहा था कि वो रूस को नाटो के उन सभी देशों पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जो गठबंधन के लिए वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। उस वक्त बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप की इस टिप्पणी की निंदा करते हुए इसे भयावह और बेतुका बताया था। Зокрема, постачання зброї від партнерів – це пряма залежність. Чим більше вогнева сила нашої армії, чим більше у нас технологічних можливостей, тим більше зможемо знищити російського наступального потенціалу і захистити життя наших воїнів. इधर अमेरिकी मीडिया CNN के साथ बातचीत में नाटो के पूर्व कमांडर जेम्स स्टावरिड्स ने जो भविष्यवाणी की है वो हैरान करने वाली है। जेम्स स्टावरिड्स ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के 20% हिस्से पर पूरी तरह से कब्जा हासिल करने के बाद जंग रोक सकते हैं। सेवानिवृत्त एडमिरल स्टावरिड्स के मुताबिक हालांकि पुतिन यूक्रेन के सिर्फ 20% हिस्सा लेकर खुश नहीं होंगे। जेम्स स्टावरिड्स ने कहा कि पुतिन यूक्रेन के 20% हिस्से से नफरत करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेनियन अपने देश के 20% हिस्से पर पुतिन के कब्जे वाले हिस्से से नफरत करेंगे। दुनिया के 3 देशों में बड़े खतरे का सायरन बजने लगा है क्योंकि दुनिया का मोस्ट वांटेड सीरिया विद्रोह का मास्टरमाइंड जुलानी आज खुद कैमरे पर आया और हमा शहर पर कब्जे का ऐलान कर दिया। जुलानी ने कहा कि आज हमारा 40 साल का बदला पूरा हुआ। हमा शहर पर जुलानी का कब्जा रूस और बशर अल असद के लिए बड़ी हार है। पहली बार टीवी पर पुतिन का दुश्मन, हमा के चौराहे से जुलानी का ऐलान, असद से 40 साल का बदला पूरा, दमिश्क के दमन की तैयारी, पुतिन को सीरिया में लगा 440 वोल्ट का करंट,
सीरिया युद्ध के बीच आए इस वीडियो को देखकर रूस वाले पुतिन की टेंशन टाइट हो गई है। जुलानी ना सिर्फ कैमरे पर आया बल्कि ईरान और पुतिन को साफ साफ ललकारते हुए कहा कि 40 साल का बदला मैं लूंगा, रोक सको तो रोक लो। जुलानी के विद्रोहियों ने बशर अल असद के एक और सबसे बड़े किले को फतह कर लिया है। एक हफ्ते से चल रही लड़ाई में अलेप्पो के बाद बशर अल असद की यह दूसरी सबसे बड़ी हार है। जब एचटीएस के लड़ाके सीरिया के हमा शहर में घुसे तो बशर अल असद के सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। बिना किसी मुकाबले के असद की सेना ने हथियार डाल दिए। हमा सीरिया के लिए बेहद ही अहम है क्योंकि सीरिया की राजधानी दमिश्क का रास्ता यहीं से होकर जाता है। एचटीएस की ये फतह पुतिन और खामेनेई के लिए खतरे का बड़ा अलार्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबश्शिरुकुम इख्वानी अन इख्वानकुम मुजाहिदून अथ-थुवार क़द बदअू बिद्दुखूल इला मदीनत हमा لتطهير ذاك الجرح الذي استمر في سوريا لمدة 40 عاما. أسأل الله عز وجل أن يكون فتحا لا ثأر فيه بل فتحا كله رحمة ومودة والحمد لله رب العالمين. अब तक पुतिन समझ रहे थे कि दुश्मन कमजोर है, लेकिन रूस वाले पुतिन भी अब ये समझ चुके हैं कि दुश्मन पिछली बार से बहुत ज्यादा ताकतवर और हाईटेक हो चुका है। दुश्मन पर गोली से काबू करना नामुमकिन है, इसलिए रूस को गोलों की जरूरत पड़ेगी, मिसाइल की जरूरत पड़ेगी, फाइटर प्लेन की जरूरत होगी, तब कहीं जाकर जुलानी को काबू किया जा सकेगा। लेकिन पुतिन के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास हथियारों की कमी पड़ गई है। पुतिन के सभी हथियार इस वक्त यूक्रेन फ्रंट पर बिजी हैं और सीरिया में एचटीएस हर गुजरते दिन के साथ बशर अल असद की सरकार पर भारी साबित होता जा रहा है। यूक्रेन के बाद अब सीरिया में रूसी सेना को जोरदार लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अलेप्पो में कब्जा करने के बाद हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के विद्रोही रणनीतिक शहर हमा की ओर बढ़ रहे हैं। एचटीएस विद्रोहियों के निशाने पर टार्टस है, जहां पर रूस की सेना ने अपना नौसैनिक अड्डा बना रखा है। इस बड़े खतरे को देखते हुए अब रूसी सेना ने सीरिया के अंदर ही इस नौसैनिक बेस से मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है। वहीं सीरिया की सेना भी विद्रोहियों को पीछे धकेलने के लिए जवाबी हमले कर रही है। तुर्की समर्थित विद्रोही कभी भी खमेइमिम एयरबेस पर कब्जा कर सकते हैं। इस एयरबेस को साल 2015 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस को सौंप दिया था। रूस के टार्टस नेवल बेस की ओर बढ़े विद्रोही। हमा से ही तटीय शहरों टार्टस और लटाकिया जाने का रास्ता भी गुजरता है। हमा में रूसी सेना का टार्टस नौसैनिक बेस मौजूद है। रूस ने 1971 से सीरिया में मौजूद टार्टस नौसैनिक अड्डे का संचालन किया। रूस अभी भी सीरिया में खमीमिम एयरबेस का संचालन करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीरिया भूमध्य सागर में मॉस्को का एकमात्र सैन्य आधार है। पूरे भूमध्य सागर और उत्तरी अफ्रीका में रूस की ताकत के लिए टार्टस नौसेना बेस बेहद अहम है। रूस टार्टस बेस का इस्तेमाल सीरिया के उत्तर पूर्व में अमेरिकियों को संतुलित करने और यूरोप के साथ ही चीन के खिलाफ अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए करता रहा है। रूसी नौसेना के इस बेस पर जब से खतरा मंडराया है, रूस एक्शन में आ गया है। रूस ने अपने 5 युद्धपोतों और 1 किलो क्लास की सबमरीन को यहां से निकाल लिया है क्योंकि रूस का अब ये पावर सेंटर खतरे में पड़ गया है। एचटीएस के अलावा इस लड़ाई में उसे तुर्की के समर्थन वाले सीरियाई मिलिशिया सीरियन नेशनल आर्मी का भी साथ मिला हुआ है। इस बीच हजारों की तादाद में आम नागरिक इस लड़ाई की वजह से विस्थापित हो चुके हैं। कड़कड़ाती ठंड में लोग सड़क के किनारे और टेंटों में जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। وتشتنا بطني بدسي منا كاتن ام حمو بافي منا ديا منا براي منا مروفي منا يعني حمو كاس يعني اللي سر رسيفه راد كافن يعني ما زحمتيكا قالك يعني ما كندي سر ما بو ايشاف ما زاروك خاص سر ما دو ما هم سر زاروك تو جريان زاروك سر ما دو جريان
يعني تش دسي مدار نكت ما زورو كورا بقى ماندا सीरिया पहुंचे संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजदूत डेविड कार्डन ने दावा किया कि सीरिया युद्ध की वजह से अब तक करीब 1,15,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। युद्ध के वक्त अस्पतालों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, लेकिन दुख और हैरत की बात यह है कि हमले में अस्पतालों की सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। The impact of this escalation is on the people of northwest Syria. We've heard that 115,000 people have been displaced during the last week. And the reason why they've been displaced during the last week is that hospitals have been hit and schools have been hit. I mean, in Idlib city alone, there was a significant escalation in airstrikes and in shelling on the first 2 days of December. टेंशन में सिर्फ रूसी नहीं है, बल्कि ईरान और तुर्की के बीच भी ठन गई है। भिड़ गए तुर्की ईरान। सीरिया में हुए इस विद्रोह को करीब 10 दिन का वक्त गुजर चुका है और अब तक ये साफ हो चुका है कि विद्रोहियों के लिए गोला बारूद से गोली और राशन पानी का इंतजाम तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप ताइप एर्दोआन की तरफ से किया जा रहा है। एचटीएस विद्रोहियों को तुर्की का खुलेआम समर्थन है, जबकि सीरिया में ईरान खुले तौर पर बशर अल असद की सरकार को समर्थन दे रहा है। तुर्की पर आरोप लगाते हुए ईरान की विदेश मंत्री ने तुर्की पर विश्वासघात का आरोप लगाया। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने साफ किया कि अगर बशर अल असद को सीरिया में उनकी सेना की जरूरत महसूस होगी तो ईरान अपनी सेना को तैनात करने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। आप भी सुनिए अरागची का बयान। جمهوری اسلامی ایران حمایت کامل خودش رو از سوریه، از دولت سوریه، مردم سوریه و ارتش سوریه اعلام میکنه. ما همونطوری که در گذشته کنار دولت، ارتش و مردم سوریه بودیم، همچنان کنار آنها خواهیم ایستاد و برای حفظ ثبات و صلح منطقه فکر میکنیم که ثبات و آرامش در سوریه اهمیت بسیار اساسی داره.